सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक जबरदस्त और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट लेकर आए हैं भारत और पाकिस्तान की, जहाँ पे आप देखेंगे शकील चौधरी साहब को, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। उनके स्पेशल गेस्ट होंगे भारत की तरफ से अरविंद सहारन, जो कि एक जबरदस्त जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, पत्रकार हैं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। और पाकिस्तान की तरफ से होंगे सोहेल इजाज भट्ट, जो कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हम आपके लिए चैनल पर डाल चुके हैं, जिसे आप लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया था थ्रू मैसेजेस और कमेंट्स। तो इसे भी अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। हमने क्यों नहीं दिया अपने बच्चों के हाथों में ये सारी बंदूकें और ये जिहाद के लिए हमने क्यों नहीं तैयार किया? एक इंडियन मुस्लिम जो है उसने बंदूक क्यों नहीं उठाई इस नाम नेहाद जिहाद के लिए? हमारी हुकूमतों ने वो काम क्यों नहीं किया? सारे दिन मुसलमानों पे ये जुल्म है, मुसलमानों पे वो जुल्म हो रहा है जी। हिंदुस्तान के अंदर एक इंडियन मुस्लिम पाकिस्तान आना नहीं चाहता, एक भी नहीं आना चाहता। यहां पे अगर आपको कोई शक हो तो पूछ के देख लें। हमारे यहां से जो है एक भी हिंदुस्तानी मुसलमान, कुछ तो वजह होगी सर कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। आपके डॉन के अंदर ये खबर छपी है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन की रिपोर्ट है कि 5 से 7 हजार हिंदू पाकिस्तान से हिंदुस्तान हिजरत कर रहे हैं हर साल। हर साल सर जी, सच्चाई ये है। कुलभूषण यादव करके आप कोई इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते रहते हैं। कुलभूषण यादव को जहां से पकड़ा गया, आपका एक क्लेम है, इंडिया का एक क्लेम है, जिसके ऊपर दुनिया में कोई एक राय नहीं है। आपके नजदीक हो सकती है, पाकिस्तानियों के नजदीक कोई एक ओपिनियन उसे लेके, लेकिन इस दुनिया की हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद, इनको लेके एक ही राय है कि वो दहशतगर्द है। यूनाइटेड नेशंस की पाबंदियां हैं उनके ऊपर। आपने जब उनके ऊपर कार्रवाई तब की है सर, जब आपके अपनी रोटी के ऊपर बात आ गई। आपको कार्रवाई तब करनी चाहिए थी जब 2008 में वो यहां से आपके अपने मुल्क से उठ के और हिंदुस्तान में हमला कर रहे थे। आखिरी बात, मैं यहां वहां मैं आपकी तरह जो है ना शुद्धि तहरीक और ये वो करके बात को उलझाऊंगा नहीं, क्योंकि मुद्दा टेररिज्म का है। क्यों आप लोगों की, आप मास्टर हैं इस काम के अंदर। मगर पहले हिंदू महासभा तो बनी है 1915 में, 1925 में आरएसएस बनी है। और ये बात तो नहीं बताते, उससे पहले हमने 1905 में मुस्लिम लीग बनाई थी। इस मुल्क के अंदर जब आप मजहब के नाम पे एक अलग रियासत का इंतखाब कर रहे थे, बना रहे थे, तब हिंदू आरएसएस, हिंदू महासभा के पीछे नहीं खड़ा था, वो कांग्रेस के पीछे खड़ा था 60-65 साल तक। जिसका जिक्र आपने किया कि आपको जहां से ठंडी हवाएं आ रही थी, वो उसी कांग्रेस के पीछे खड़ा था। ये हिंदू जो आपके नजदीक जितनी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या पॉलिटिकल पार्टी है, फॉर दैट मैटर बीजेपी या मोदी साहब है, ये आप पाकिस्तानियों की ही देन है इंडिया को। ये इस्लामिक नेशनलिज्म, इस्लामिक टेररिज्म के बुनियाद पे आपने जो गंद डाला है इस बड़े सगीर में, आपका क्या ख्याल है 100 करोड़ हिंदू हैं, वो कभी नींद से जागेंगे नहीं? वो कभी अपना रिएक्शन देंगे ही नहीं। आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सोशल साइंसेज में 2+2 इज नॉट इक्वल टू 4 सर। आप अगर एक अरसे दराज से दहशतगर्दी करते रहेंगे तो सामने से रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि जो सियासतदान होता है वो मेरे जैसे, आप जैसे सेक्युलर लिबरल जो जो वहां पे तबका है उसको केटर नहीं करता। वो सोसाइटी के लोएस्ट डिनोमिनेटर पर जाके अपनी स्पीच करता है और उनके अंदर वो बातें रेजोनेट करती हैं। जब मुंबई में 2008 का हमला हुआ, हम 4 दिन बाद अपनी अपनी नौकरियों में, दफ्तरों में, कारखानों में, खेतों में चले गए। कोई एक बंदा नहीं आया प्रोटेस्ट करने। इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि लोगों में गुस्सा नहीं था। हम चाहते हैं कि हम मुआशी तौर पे तरक्की करें। आप ये कह रहे हैं कि आप भी उसका हिस्सा बनना चाहते हैं। तो इंडिया ने तो बंद नहीं की थी ट्रेड, 2019 में आपने बंद की। और ट्रेड ट्रेड को बहाल करने के लिए कि आपकी तरजीह, आपने कहा ट्रेड है, वो भी नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूं, अगर ट्रेड आपकी तरजीह होती तो आपके साबिक वजीर आजम इमरान खान एज अ कॉमर्स मिनिस्टर
ट्रेड की समरी पे साइन कर देते हैं, अप्रूव कर देते हैं कि इंडिया से ट्रेड करेंगे, फिर अपने ही मसौदे को कैबिनेट में लेके जाते हैं। शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग उनको कहते हैं हमारा तो पॉलिटिकल सारा जो हमारा स्टेक होल्डर्स हैं वही हमसे नाराज हो जाएंगे अगर हमने हिंदुस्तान से कोई ट्रेड कर ली, तो वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। तो सर उस वक्त जनरल बाजवा ने जियो इकोनॉमिक्स की बात की, लेकिन उसको अमली जामा किसी ने पहनाया पाकिस्तान में? नहीं पहनाया। जब जब आपके हुक्मरानों को सूट करता है, अभी थोड़े टाइम पहले आपके अभी जो इक्तदार में बैठी है हुकूमत, उनकी कोई फैक्ट्रियां हैं, उनको कुछ मशीनें इंपोर्ट करनी थी, उन्होंने हिंदुस्तान से मंगा ली। बावजूद कि हमारे दरमियान सिफारती ताल्लुकात डाउनग्रेड थे 2019 से, बावजूद की ट्रेड भी नहीं हो रही थी, रॉ मटेरियल जो है आप हिंदुस्तान से दवाइयों का मंगवा रहे थे, मेडिसिन पाकिस्तान बदस्तूर आ रही थी। उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? उस वक्त गैरत कहां मर जाती है? उस वक्त ये क्यों नहीं कहते कि जी इन्होंने कश्मीर में ये किया है, जो वहां का जो स्पेशल स्टेटस था उसको एब्रोगेट किया है, हम कश्मीरियों के साथ खड़े हैं, भूखे मर जाएंगे लेकिन दवाइयां नहीं लेंगे इनसे। आपने ली दवाइयां, कौम को ये भी बताएं, कौम को ये भी बताएं कि ये काम भी हम करते रहे हैं, किया है आपने वो काम भी। तो ये जो सिलेक्टिव आउटरीच है ना सर, ये जो आप बार बार दिखाते रहते हैं दुनिया के अंदर, आप जो मर्जी कहें, आप अपना पासपोर्ट ले जाके किसी दुनिया के किसी मुल्क में रखेंगे, वो आपको कैसे देखेंगे, वो तय करेगा कि आपका ग्लोबल नैरेटिव किस तरह से शेप होता है। आपके बच्चों को आप, बस 10 सेकंड है सर, आपके बच्चों को आप जो तालीम देंगे, उस तालीम से वो हमारे बच्चों का मुकाबला करेंगे किसी ग्लोबल स्टेज के ऊपर आके, कोई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के सीईओज बनेंगे, दुनिया को लीड करेंगे, इनोवेशन को लीड करेंगे। हमारे यहां पे 20 साल पहले आईटी रिवोल्यूशन आया, आप हमसे वहां कंपीट करते, आपने टेररिज्म को अपना वाहिद एक्सपोर्ट बनाया। मोदी साहब की क्या बात करते हैं, 75% अपनी जो प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप होती है मुसलमानों को देते हैं वो, ये आप कभी नहीं बताएंगे। केरल के अंदर उन्होंने जो स्पीच की और ये कहा कि मैं यहां से पाकिस्तान के आवाम से मुखातिब होकर उन्हें यह कहना चाहता हूं कि आओ हमसे मुकाबला करो, देखते हैं कि पहले गुर्बत को कौन हम में से खत्म करता है, जहालत को कौन खत्म करता है, हमारे यहां से बेरोजगारी को कौन खत्म करता है। उनकी उन स्पीचेस को भी कोट करें। ये जो सिलेक्टिव आप आउटरीच दिखाते हैं ना सर, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प पाकिस्तान। हमने मजहब के नाम के पे मुल्क नहीं बनाया, आपने बनाया है। आपने जस्टिफाई करना है अपने आने वाली नस्लों को कि हम इनसे मुख्तलिफ कैसे हैं। हमारे अंदर ये तजाद नहीं है। आज देख लें इंडिया के अंदर आप जाके, ये कॉन्ट्रोडिक्शन नहीं है हमारे नजदीक। हिंदुस्तानी मुसलमान चाहे जिस भी हालत के अंदर है, पाकिस्तान तो नहीं आना चाहता। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं लेकिन फिलहाल यही करता हूं। अच्छा भट्ट साहब, आपने इंडिया के कॉन्सुलेट्स की बात की अफगानिस्तान में जो है, मैंने इस पे काफी रिसर्च की है, बड़े अरसे से लगा हुआ हूं इसके पीछे। और हमारे यहाँ आप जैसे पढ़े लिखे लिबरल सेकुलर माइंडेड लोग भी, मैं समझता हूं कि जिनके पास कुछ ना कुछ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स भी हैं, वो भी इस प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए। आपने उसको साबित किया। तो सर आपको तो जरा क्रिटिकली देखना चाहिए इन चीजों को। एक आम दुकानदार, एक आम ताजर जो है वो इससे मुतासर हो जाए, एक मजदूर हो जाए तो वो समझ में आती है बात। लेकिन जब एक पढ़ा लिखा बंदा जिसने मास्टर्स किया हो अच्छी एक यूनिवर्सिटी से, वो भी उसी प्रोपेगेंडे का शिकार हो जाए तो जरा हैरत होती है। मसलन कॉन्सुलेट्स कितने थे इंडिया में, इंडिया के अफगानिस्तान में? सर मैंने शुरू किया काउंट करना, 9 से शुरू किया था। हारून रशीद साहब ने कहा जी 9 हैं। उसके बाद फिगर चला 14 का, फिर 22, 35, लास्ट जो मैंने पढ़ा एक उर्दू अखबार में 65 कौंसल खानों तक बात पहुंच गई थी सर। और ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है, आप 2 मिनट की सर्च करें, गूगल पे लिख लें, हाउ मेनी इंडियन कॉन्सुलेट्स आर देयर इन अफगानिस्तान इन दिस डे एंड एज। पाकिस्तानियों को किस तरह से बेवकूफ बनाया गया इस इशू पे, तो बाकी इश्यूज पे क्यों नहीं बनाया जाएगा? सर कॉन्सुलेट जो है ना, कोई माचिस की डिब्बियां नहीं होती कि आप यूं छुपा लेते हैं। उसके लिए 2 गवर्नमेंट्स का बकायदा एग्रीमेंट होता है। और ये एक वेल नोन फैक्ट है कि इंडिया के 4 कौंसल खाने थे, पाकिस्तान के भी 4 थे, और इंटरेस्टिंगली उन्हीं शहरों में थे, हेरात, मजार शरीफ शुमाल में, और जनूब में थे कंधार और जलालाबाद। और हमारे इतने पढ़े लिखे जर्नलिस्ट जो हैं वो बेवकूफ बनते रहे जनाब, बड़ी बड़ी डिबेट्स करते रहे इस बेसिस पे, इंडिया के जी इतने कौंसल खाने क्यों हैं। हाँ, अब तो आपके जिगर के छल्ले बैठे हैं वहां पे। अब व्हाट वेंट रॉन्ग देयर? जी हाँ, बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल।
एक बलोचिस्तान की भी मैं ब्रीफली बात कर दूं। बलोचिस्तान का मसला सर हमने डिलिबरेटली पैदा किया। जमाली साहब, प्राइम मिनिस्टर जमाली से मैंने ये खुद सुना कि जब ये मसला पैदा हो रहा था तो मैं जनरल मुशर्रफ के पास गया और मैंने कहा सर आप 1 मिनट की कॉल कर दें, खैर खैरियत मालूम कर लें भुगती की। आई एश्योर यू ही विल बी इन इस्लामाबाद टुमारो। मुशर्रफ ने कहा उसको कहो कि वो मुझे फोन करे। तो जमाली साहब ने कहा कि सर मैं उसको 40 साल से जानता हूं, वो नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इनिशिएटिव लेंगे ही विल रिस्पॉन्ड टू यू इन अ पॉजिटिव मैनर। मुशर्रफ रिफ्यूज टू मेक वन फोन कॉल। ठीक है सर। उसके बाद हमारे पॉलिटिशियंस ने कोशिश की। चौधरी साहब ऊपर से ये भी कहा कि हम तुम्हें यहां से मारेंगे, तुम्हें हिट करेंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें कहां से पता चला। जी, यानी एक प्रेसिडेंट जो फादर फिगर होता है वो ये कह रहा है कि ऐसा मारेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कहां लगी है, कहां से आई है। और दूसरा सर हमारे पॉलिटिशियंस ने, चौधरी शुजात ने और मुशाहिद हुसैन ने, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मालिक जो चीफ मिनिस्टर भी रहे वहां के, उन्होंने कोशिशें की और बड़ी हद तक वो कामयाब हो गई कोशिशें। जो बलोच लीडर मुल्क से बाहर थे वो आने के लिए भी तैयार थे। उस पे एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से उनको कहा गया कि आप पीछे हट जाएं, हम खुद ही रिजॉल्व करेंगे। वो खुद नहीं रिजॉल्व करना चाहते। और सर मैंने खुद, हमारे एक जर्नल हैं, बड़े थिंकिंग जनरल समझे जाते हैं, उनको मैंने एक दिन मैरियट में मिल गया मुझे और मैंने कहा सर जनरल कियानी तो आपके जूनियर रहे होंगे। तो कहते हाँ मेरे जूनियर थे। मैंने कहा सर अगर आप उनके पास जाएं या सीनियर लोगों का, मिलिट्री ऑफिसर्स का एक डेलीगेशन ले जाए और उनसे कहें कि सर ये एक पॉलिटिकल इशू है, इसको पॉलिटिकली रिजॉल्व करें, तो उन्होंने कहा जी उनको सब पता है। तो ये सर हमारी अप्रोच है। हम इन इश्यूज को रिजॉल्व करना नहीं चाहते। और जो आप जैसे लोग हैं उनको थोड़ा सा डिसर्निंग होना चाहिए इस मामले में, थोड़ा सा आम लोगों से डिफरेंट अप्रोच होनी चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि वेयर डज द फॉल्ट लाई। मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा था, उनको कत्ल आम उनका हो रहा था। तो उस वक्त तो आपके वजीर आजम उस वक्त गुजरात के वजीर आला थे और आपको पता है कि उस वाक़े के बाद कितने टाइम तक आपके जो वजीर आजम साहब हैं अमेरिका के अंदर उनकी एंट्री बैन रही है। आप हमें सबक पढ़ा रहे हैं कि हम अपने घर को ठीक करें, हम टेररिस्ट हैं, आप हमारे चेहरे पर कालक मल रहे हैं। लेकिन आप ये नहीं देखते कि आपने अपनी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ आपने क्या सलूक किया है। आपको पता है कि आपने ईस्टर्न पंजाब में क्या किया है। और आप अभी कनाडा में जाकर, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि हरदीप नजर साहब को आपने मर्डर किया है। और वो इस कदर काबिल एतराज़ आपकी एक्टिविटीज़ है कि अमेरिका के अंदर भी आपके खिलाफ आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं। और आपको पता है कि आप मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल के लिए जासूसी करवाते हैं। तो आप देखिए 1 करोड़ से ऊपर कश्मीरी हैं। मुझे बताएं आप कितना अरसा तक उनको ब्लॉक डाउन उनके खिलाफ क्रैक डाउन कर सकते हैं। आपने उनकी औरतों के साथ रेप किया है। 89 से उनकी मूवमेंट चल रही है और आपको पता है ये इंटरनेशनल, ये किस किस्म की बकवास करे जा रहे हैं। से ऊपर कश्मीरी शहीद हो चुके हैं और आपको पता है कितनी औरतों के साथ रेप हुआ है। और पैलेट गन्स का इस्तेमाल करके आपने पूरी एक जनरेशन को क्रिपल्ड कर दिया है। आपने उनको ब्लाइंड कर दिया, अंधा कर दिया है। और आपने डिटेंशन सेंटर्स वहां पे बनाए हुए हैं और एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स करते हैं। और इल्जाम आप हमारे ऊपर लगाते हैं कि हम जो है जी ये पूरे दुनिया में टेररिज्म स्पॉन्सर कर देते हैं। ना आपके टेररिज्म से ईस्टर्न पंजाब महफूज है, ना आपके टेररिज्म से कनाडा महफूज है, ना आपके टेररिज्म से जर्मन महफूज है और ना आपके टेररिज्म से पाकिस्तान महफूज है। तो मैं दूसरों पर इल्जाम उंगली उठाने से पहले आपको अपने गिरबान में भी झांक कर देखना चाहिए। मैं कह रहा हूँ, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं। हमने दुनिया भर की जंगों को इनवाइट किया, अपने घर के अंदर लेकर आए हैं, लेकिन इस हद तक हम उसके जिम्मेदार हैं। इससे आगे हमारे ऊपर सारा गंद ना डालें। जिसकी जो जिम्मेदारी बनती है वो भी लें। मिलकर बैठे दोनों मुल्क मिलकर बैठे, बड़ा दिल करें, अपने मसाइल को रिकग्नाइज करें, कबूल करें और उसके बाद डायलॉग के जरिए सारे मसले को हल करें। ये एक दूसरे के साथ जंग करने से मसला हल नहीं होगा। जी अच्छा भट्ट साहब, 3-4 पॉइंट्स जो आपने उठाए। एक तो आपने कहा कि हाफिज सईद की कन्विक्शन हो चुकी है। तो सर उससे पहले 26/11 जो मुंबई अटैक्स थे उस वक्त इंडिया ने काफी डॉसिए दिए, इंफॉर्मेशन दी कि ये लोग रिस्पॉन्सिबल है। लखवी साहब पे मुकदमा भी चला। ये अलग बात कि उसी मुकदमे में वो कहते हैं एक बच्चे के बाप भी बन गए। और उस वक्त हमें ये बताया जाता था हमारी अदालतें कैसे कन्विक्ट करें, उनके खिलाफ तो कोई एविडेंस ही नहीं है। तो सर ये अचानक एविडेंस कैसे आ गई और 35 साल की सजा हो गई? ये बंदा हैरान नहीं होता?
दूसरा सर, आप 9/11 का बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जी वो ट्रेनिंग उन्होंने वहां पे ली, तो सर उससे क्या साबित होता है? हमारे तो पाकिस्तानी आज भी मेजॉरिटी वो यकीन रखती है कि ये जो था ना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9/11, अमरीकियों ने खुद किया था, और बाकी जो लोग हैं वो कहते हैं ये यहूदियों की साजिश थी। यहूदियों की साजिश, सर सुन लेना, यहूदियों की साजिश थी। हमारे मजीद निजामी जैसे लोग वो कहते हैं कि जी ये यहूदियों की साजिश थी मुसलमानों को क्रिश्चियंस के साथ लड़ाने की। और इवन सर एबटाबाद पे असलम बेग जैसा एक रिस्पॉन्सिबल आदमी जो एक्स आर्मी चीफ है वो कहता है जी उसामा तो था ही नहीं वहां पे। तो हमारे यहाँ तो एक बेसिक फैक्ट्स पे ही इत्तेफाक नहीं है, तो हम आगे क्या बात करेंगे? और अगर आप कहते हैं जी अगर ये काम कर रही थी लश्कर तैयबा, और अगर का इसमें कहां से गुंजाइश निकल आती है आपको? आप एक वेल इन्फॉर्म्ड आदमी है, तो अगर का लफ्ज जरूरी है यहाँ पे यूज करना? क्या नहीं काम कर रही थी? क्या उनका लिटरेचर नहीं था? वो अपने कारनामे नहीं बताती थी कि हमने ये कारनामा किया, हमने ये कारनामा किया कश्मीर में? और सर आपने गुजरात के राइट्स की भी बात की, तो सर ये एक डिफरेंट फील्ड है, वरना जो हम 2-3-4 घंटे यही डिबेट करते रहेंगे कि हम माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं, इंडियंस माइनॉरिटीज के साथ क्या कर रहे हैं। और सर गुजरात का भी अगर आपने उसको स्टडी किया हो, आपको पता है गोधरा स्टेशन पे क्या हुआ था? हाउ डिड दिस राइट स्टार्ट? डू यू रिमेंबर? डू यू नो व्हाट हैपेंड एट गोधरा? कहने बात एक ब्रिटिश स्कॉलर है जिसने नरेंद्र मोदी जी की बायोग्राफी लिखी है, उसने सारी डिटेल दी है कि गोधरा पे क्या हुआ था। यू वांट टू रिप्लाई टू हिम जी अरविंद? जी, बात यह है कि बहुत ही कन्वीनियंटली भट्ट साहब ने गुजरात का तो हवाला दे दिया, लेकिन गुजरात राइट से पहले गोधरा में जो एक हिंदू कार सेवकों की ट्रेन जा रही थी, जिसके अंदर जितने भी हिंदूज थे उन सबको जिंदा जला दिया गया। गोधरा एक प्रीडोमिनेंटली मुस्लिम इलाका है जहां वो ट्रेन रुकी हुई थी उस स्टेशन के ऊपर, उसके बारे में नहीं बताएंगे ये। आप ही के प्रोग्राम में बीजेपी गवर्नमेंट के शायद ये कहूं कि सबसे बड़े जो क्रिटिक हैं उनमें से एक शाहिद सिद्दीकी साहब आए थे, मुझे अच्छे से याद है, आज से 2-3 साल पहले। तो उन्होंने आपको कहा था कि बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि हिंदुस्तान में पार्टीशन के बाद, आज़ादी के बाद जितने भी कम्युनल राइट्स हुए हैं उनमें से ज्यादातर मुसलमानों ने खुद इनिशिएट किए हैं। इज दैट राइट चौधरी साहब? या एग्जैक्टली, ठीक है। हाँ, तो ये है हिंदुस्तान की डरी हुई माइनॉरिटी जिसका आप लोग हवाला देते रहते हैं कि उन्हीं का एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है। तो सर ऐसा है कि बार बार ये जो आप इल्जाम लगाते रहते हैं, एक फॉल्स इक्विवेलेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ये दाल आपकी नहीं गलने वाली। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और इंडिया पाकिस्तान की ये जबरदस्त और तीखी डिबेट आपको काफी पसंद आएगी। खासकर जिस तरीके से अरविंद सहारण ने पाकिस्तानी को मुंहतोड़ जवाब दिए, आपको काफी अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो अगर आप पसंद आई है, इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें, और जैसे इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट आएगा हम आपके लिए जल्दी वो भी लेकर आएंगे। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।